प्राणायाम से पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम या नाड़ियों को शुद्ध रखना सबसे आवश्यक है। और नाड़ियों को शुद्ध रखने के लिए जहाँ एक और नाड़ी शोधन, जिसका दूसरा नाम अनुलोम विलोम है, यह प्रचलित है, यह उपयोगी है। उसी के साथ साथ ग्रंथ संहिता में नाड़ियों की शुद्धि के लिए और भी कुछ उपाय बताए गए हैं। वहाँ समनु निर्मनु प्राणायाम का भी उल्लेख है। इसके साथ साथ षटकर्मों से भी नाड़ी शुद्धि का उल्लेख योगी ग्रंथों में मिलता है। तो किसी भी तरह से अगर हम नाड़ियों को शुद्ध रखते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रबल रहेगी। उसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम प्रमुख है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में चंद्र नाड़ी से श्वास लेकर के फिर सूर्य नाड़ी से निकालते हैं, यानी कि दाहिनी नासिका से, फिर दाहिनी सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी से श्वास लेते हैं और बाईं नासिका से निकालते हैं। इसमें इनहेल, एक्सहेल और इनहेल के बाद होल्ड करना, फिर एक्सहेल करना, इसका एक निश्चित रेशियो है। फाइनल रेशियो इसका 1/4 कहलाता है। इस प्राणायाम से इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट है कि हमारे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रेशियो संतुलित होता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक यानी कि अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये इनका जितना बढ़िया संतुलन होगा उतना ज़्यादा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा, संतुलित रहेगा। जिसे योग अपनी भाषा में सुषुम्ना में प्राण प्रवाह की बात कहता है। सुषुम्ना में प्राण प्रवाह की बात या मेडिकल साइंस में एड़ा और पिंगला या सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का संतुलन होना और रोग प्रतिरोधक क्षमता का उच्च होना, तीनों एक ही बातें हैं जिनके लिए अलग अलग भाषा का इस्तेमाल। कोई भी योग शास्त्र कहता है कोई भी रोग हो, जब तक के वह रोग जो होगा वो प्राण के प्रवाह में व्यवधान डाल के ही होगा, ये योग शास्त्र का कहना है। मेडिकल साइंस उसी कहती है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक किसी भी रोग की अवस्था में कोई एक हाइपो होगा और दूसरा हाइपर होगा, और इनको बैलेंस रखने का सबसे सरल, सबसे सुगम प्राणायाम कहें या नाड़ी क्रिया कहें, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। क्योंकि समय कम है, सर के द्वारा निर्देशित किया गया है। और आप उनका परिचय देते हुए प्रोफेसर अवस्थी सर, आपको प्रणाम। नमस्कार सर, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर अवस्थी सर। नमस्कार सर। फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आईटी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज बेंगलुरु के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस वेबिनार के गेस्ट स्पीकर आदरणीय प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी सर हमारे बीच में वर्चुअल मोड पे ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर अवस्थी सर आयुर्वेद के क्षेत्र में एक सशक्त हस्ताक्षर है। इसके साथ ही साथ योग और योग का दर्शन, विशेषकर योग का विज्ञान जो आयुर्वेद से काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं, उन सब सिद्धांतों पे और योग को कोरिलेट करके आप बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और शारीर रचना विभाग में वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आप 10 साल तक इस विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। आपको जहाँ तक मेरी जानकारी है करीब 20 साल का यूजी, पीजी और अन्य कोर्सों को पढ़ाने का आपको अनुभव है। आपके निर्देशन में अब तक 12 एमडी और 6 पीएचडी कंप्लीट हो चुकी हैं। आपके द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आयुर्वेद, योग और भारतीय जीवन पद्धति के संबंध में व्याख्यान प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, जो समय समय पे आपके व्याख्यान छात्रों के मध्य में, शिक्षकों के मध्य में
प्रशंसित होते रहे हैं। आपके कई लेख, शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। तो इसके अलावा सबसे बड़ी अच्छी चीज़ आप बहुत ही सरल, सज्जन और विद्यार्थियों के हित में सोचने वाले शिक्षक हैं। मैं समझता हूँ एक जो वास्तविक जो शिक्षक है उसके अंदर यही गुण होना चाहिए और आपके अंदर ये गुण है। तो मैं आपका नमन करता हूँ। पूरे लॉकडाउन में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्लासेस नहीं चल रही थी। मैं व्यक्तिगत ढंग से जानता हूँ सर को। सुबह से तमाम विषयों पे बैठना और अपने डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों को तो शामिल करना ही, साथ ही साथ अन्य जो छात्र छात्राएं हैं या योग विषय से, आयुर्वेद से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनके लोगों को जोड़ना और नए कॉन्सेप्ट डेवलप करना। और अभी कुछ लोग जानते होंगे, मैंने आप लोगों के बीच में एक गुड़ वितरित किया था जिस दिन आयुष कवच की जो वीडियो हो रही थी। इसके अलावा भी ये जो गुड़ है ये अभिषेक गुप्ता जी ने इजाद किया है अपने सीमित संसाधनों से और उसमें अवस्थी सर का भी बहुत ही विशेषज्ञता हासिल है। उनका विश्वास, आशीर्वाद और संरक्षण अभिषेक गुप्ता जी को है। कहने का मतलब ये शिक्षा हम दे रहे हैं विद्यार्थियों को, वो किस तरह से रोजगार के रूप में भी उसका इस्तेमाल करें। तो डॉक्टर अवस्थी सर इस दिशा में भी अपने विद्यार्थियों के लिए कार्य कर रहे हैं जो बहुत ही उल्लेखनीय है और प्रशंसनीय है। तो मैं सर से अनुरोध करना चाहूँगा कि योग के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास इस विषय पे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने की कृपा करें। प्रोफेसर अवस्थी सर। जो आपने इतना परिचय दिया प्रोफेसर अमरजीत यादव जी, ये इस टाइम क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर योग और आयुर्वेद है तो वो इंडिया में है, वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। तो योग को पतंजलि ने ओरिजिनेट किया। आप BHU से PhD किए हुए हैं और जो है केवल एक व्यक्ति मेरे को पूरे इंडिया में नज़र आ रहा है जो वास्तव में योग के लिए फाइट कर रहा है। मैंने आपके बायोडाटा को पढ़ा, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और मैंने आज सवेरे भी कहा है कि आपको जहाँ कहीं आवश्यकता होगी तो आउट ऑफ द वे जाके हम आपको सपोर्ट देंगे, क्योंकि आप रियली में निष्काम कर्म भाव से सेवा कर रहे हैं। और मैं आपके कई सेमिनारों में गया हूँ और मेरी पूरी टीम आपका साथ कार्य की है, जिसमें से अभिषेक गुप्ता है और एक नव युवा जो है हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के योगा ट्रेनर हैं सुबोध यादव जी। अभी जो बात हो रही थी कि जो है नाड़ियों की, तो सबसे पहले मैं उनका जो वीडियो दिखाना चाहूँगा कि जो कोविड-19 के रेफरेंस में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो अभी चर्चा चल रही थी उसको देखें। यह जो अनुलोम विलोम प्राणायाम हो रहा है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे होता है उसकी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी आप यहाँ से देखेंगे कि सही तरीका क्या है। सुबोध जी बताए जा रहे हैं अनुलोम विलोम 9 आवृत्ति करेंगे, करके दिखाइए। यह सवेरे रिकॉर्डिंग हुई है और जो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड की गई है। तो देखिए नाक को किस तरीके से नोज को बंद किया जाता है, खोला जाता है, कैसे सांस ली जाती है। जो नवयुवक छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, वो सीखें। तो जिससे सांस लेते हैं, एक से सांस ले रहे हैं, दूसरे से निकाल रहे हैं, और जिससे निकालते हैं उसी से सांस फिर अंदर लेते हैं और दूसरी से छोड़ते हैं, और जिससे छोड़ते हैं उसी से फिर भरते हैं। ये इसमें क्रम होता है। 9 बार करना है। पहले एक नाक से सांस लेते हैं और फिर दूसरे से छोड़ते हैं, और जिससे छोड़ा उसी से फिर अंदर लेते हैं। तो इस तरीके से ये अनुलोम विलोम है। और ये सुषुम्ना, तीनों नाड़ियों। वीडियो नहीं दिख रही? हाँ सर। तो स्लाइड दिख रही कि नहीं है? स्लाइड बताइए। स्लाइड दिख रही सर। स्लाइड नहीं दिख रही तो ये प्रेजेंटेशन अब 1 मिनट में वो शेयर करता हूँ। अब बताइए, स्लाइड दिखी? स्लाइड दिखी?
आपको स्लाइड दिख रही है? नहीं सर, अब स्लाइड आ गई? क्लियर आ रही। तो अब आप वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो जो है सीनियर्स के लिए नहीं है, ये जूनियर्स के लिए है, जो अभी जो है आप यहाँ पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, वो देखें कि किस तरीके से किया जाना है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हो रहा है, उसको देखें। पद्मासन में है और तो जिस नाक से सांस ली जाती है और दूसरी से छोड़ते हैं, और जिससे छोड़ते हैं उसी से फिर भरते हैं, ये इसमें क्रम होता है। 9 बार करना है। पहले एक नाक से सांस लेते हैं और फिर दूसरे से छोड़ते हैं, और जिससे छोड़ा उसी से फिर अंदर लेते हैं। तो इस तरीके से ये अनुलोम विलोम है। और ये इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों को संतुलित करता है, इसीलिए अनुलोम विलोम है। इड़ा और पिंगला को नाड़ियां हैं, दाहिनी तरफ जो है पिंगला नाड़ी दाहिनी तरफ है, इड़ा, इनको बाईं तरफ जो है इड़ा, और दोनों को संतुलित करेगी तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट कर रहा है। तो एक ही आसन हुआ, 9 आवृत्ति करेंगे। तो ये एक प्राणायाम पूरा हुआ, जो इसमें बताया तो जाता है। 9 फ्रीक्वेंसी टाइम प्रोटोकॉल में बताई जा रही हैं। भांति करेंगे। अब ये कपाल भाती की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 3 जो है प्राणायाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये फोर्सफुली एब्डोमिनल मसल्स को बैक की तरफ खींचा और सांस को बाहर निकाला। तो फोर्सफुली सांस को बाहर निकालते हैं, उस प्रक्रिया को देखें और गर्दन तक देखिए कैसे मसल्स में जो है कंपन आ रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फ्लेक्शन, और उस कॉन्ट्रैक्शन को फील करें, देखें। और नोज से बाहर निकल रही है एयर, और जो सांस अंदर आती है वो स्वतः अपने आप आती है, क्योंकि वहां पर जो है प्रेशर चेंजेस होते हैं। तो बाहर निकालने के लिए जोर होता है, अंदर के लिए जोर नहीं होता। तो ये चीज डिस्क्राइब की गई है इसमें। तो ये हमारे जो चैनल अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आज ही अपलोड किया गया है। तो 15 दिन से हमने इस चैनल को एक्टिवेट किया है, और बच्चों को हम ये सिखाना चाहते हैं, खास करके योग वालों को, कि उनको जो है रोजगार के अवसर मिले। और उसकी अभी मैं डिटेल करूंगा। अब आप देखें भ्रस्तिका प्राणायाम जो है वो ये करते हुए कि उन्होंने पहले कान के पास एक अंगूठे को रखा, फिर माथे पे रखा, आंख के ऊपर आईब्रो के से जरा से वहीं पर ओम का गुंजन हो रहा है, और दूसरी आंख पर एक उंगली, और फिर नोज पर, और फिर जो है अपर लिप पर। तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन मिलता है। तो उससे अमरजीत सर जानते हैं, शांति, और इससे काम एंड कूल ब्रेन होता है। मेंटल जो कामनेस है, कूलनेस है, मन में शांति आती है। जो मेंटल एंजाइटी, स्ट्रेस इस टाइम फील हो रहा है, उसको शांत करने में बहुत ही हेल्पफुल है। शशांक आसन कर सकते हैं। अभी मैं आपको पूरी प्रोटोकॉल दिखाऊंगा कि योग से क्या प्रोटोकॉल जो है कोविड-19 के लिए की गई है, और फिर मैं आ जाऊंगा जो टॉपिक है। करता है तो बहुत ही लाभकारी है, इसको अवश्य करना चाहिए। लेकिन चिकित्सक या योगा ट्रेनर, तो मैं इसको यहीं पर रोकता हूं, क्योंकि आप सब इस चीज को जानते हैं। अब देखिए, ये जो है कुल मिला करके मैं ऊपर से चलता हूं कि योगा की प्रोटोकॉल क्या है। तो योगा प्रोटोकॉल फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। तो क्या करते हैं, तो पहले जो वार्मिंग है योगा पर स्टार्ट करने से पहले, तो नेक बेंडिंग कितने मिनट क्या करनी है, 1 मिनट जो है ड्यूरेशन है प्रेयर के लिए। और फिर नेक बेंडिंग, ये टाइमिंग इधर लिखा गया है, शोल्डर मूवमेंट, ट्रंक मूवमेंट, नी मूवमेंट, और ताड़ासन तो कितने कितने देर के लिए करना है। पाद हस्तासन, तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अर्ध चक्रासन, त्रिकोणासन, तो ये, और फिर उसका सिटिंग आसन है, अर्ध उष्ट्रासन, शशांक आसन, और उत्थान, मंडूकासन, सिंहासन, और मार्जरासन, वक्रासन, और प्रोन लाइंग आसन है मकरासन। क्योंकि प्रोन पोजीशन में कह रहे हैं कि जो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए मकरासन बेस्ट है। 1 मिनट के लिए है, और उससे ज्यादा देर भी कर सकते हैं मरीज, जो आधे घंटे कितनी भी देर उस पर रह सकता है, और उससे जो है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। भुजंगासन, तो ये मॉडर्न की रिसर्च कह रही है। सुपाइन लाइंग आसन कौन से है, सेतुबंध आसन है, उत्तान पद आसन है, पवन मुक्त आसन है,
और मर्कटासन है और शवासन, और क्रियाएं कौन सी करना है, नेति, नीति और कपालभाति। तो ये कितने कितने राउंड किए हैं वो भी बता रहे हैं। तो प्राणायाम में जो है नाड़ी शोधन 5 राउंड से वैसे 9 राउंड तक करें, 2 मिनट्स करें, सूर्य भेदन प्राणायाम करें, उज्जाई प्राणायाम और भ्रामरी। तो विशेष करके जो 3 चल रहे हैं, ये तो इसमें दिया है कि जो नाड़ी शोधन तो सबसे पहले करते हैं, और फिर जो है कपालभाति का भी है इसमें, और भ्रामरी। तो ये अलग अलग है, और ध्यान मेडिटेशन करना है। तो ये इस तरीके से जो है ये चीज बताई, इनकी स्लाइड हम दिखा चुके हैं। तो योगा प्रोटोकॉल है, तो इसको बताया है कि उससे लंग फंक्शन, लंग कैपेसिटी बढ़ती है, और जो है ये इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस एंड एंजाइटी टू इम्प्रूव द म्यूकोसिलरी क्लियरेंस। मॉर्निंग सेशन 30 मिनट के लिए बताया जा रहा है। तो कोविड-19 के रेफरेंस में मॉर्निंग सेशन को जो है 30 मिनट दिया गया। उसकी सारी चीजें कौन कौन से हैं, वही सारे नाम हैं कि कितने राउंड और कैसे करना है, ये पेशेंट्स के लिए बात हो रही है। तो ये जो है पूरी की क्या क्या प्रोटोकॉल है, और कितने मिनट और कितने राउंड करना है, कितने सेकंड करना है, ये स्लाइड मैं आपको शो कर रहा हूँ, और बाकी आपको प्रोटोकॉल उसके ऊपर मिलेगी। तो ये जो मैंने आपको बताया, तो शवासन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ये सारी चीजें हम लोग इसके ऊपर डिस्कस किए। तो ये वेदांता का जो है कि किस तरीके से जो है रिकवरी के लिए कौन कौन से आसन करने हैं, ये वेदांता का है। इसको मैं स्लाइड को शेयर करूंगा आप लोगों से। तो ये कोविड-19 फूड के लिए भी आ रही है बात, क्योंकि ये प्राकृतिक चिकित्सा की बात है कि फूड क्या दें, हेल्दी डाइट, क्योंकि जो आपको क्या क्या जो है नॉर्मल डाइट है, बैलेंस डाइट है, और कौन सी डाइट देनी चाहिए, सीरियल्स कितनी हो, तो और प्रोटीन उसमें कितनी मात्रा में हो, कैलोरीज कितनी हो, मिल्क प्रोटीन, कर्ड और पनीर, एग वाइट और फिश और लेगुमेंट्स, फ्रूट, ये सब की मात्रा यहाँ पे दी। वेजिटेबल्स कितनी लेनी है, तो वेजिटेबल्स में जो है जो अब इनकी सब कुकिंग ऑयल और शुगर, तो मेंटेन उसमें क्या क्या फूड एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मरीज को वो खाना पसंद नहीं, तो उसमें फूड एक्सचेंज किया जाता है कैलोरीज से, तो उसकी जगह पे कितना लेना है। तो हर एक का सीरियल्स का एक्सचेंज कैसे करते हैं, दालों का, मिल्क का एक्सचेंज कैसे करते हैं, मीट का एक्सचेंज, और पल्स का, तो उसकी जगह अगर वो मरीज को नहीं है चाहिए, तो ये जो है डाइटिशियन देते हैं। तो हमारे यहाँ जो है PhD कर रही हैं शताक्षी मालविया, तो उन्होंने इसमें बहुत हेल्प की है। तो ये जो स्लाइड बनाने में, तो ये सारी स्लाइडें मैं समराइज भी बताऊंगा कि ये आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ कि डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइट से ही, इसी डाइट से जो है बनेगी क्या, इम्यूनिटी, जिसके ऊपर आज हमें क्लास लेना है। तो इम्यूनिटी को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन सब की नॉर्मल और जो एक बैलेंस डाइट के रूप में कि कितना लेना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। विटामिन ए, विटामिन सी आंवला से लेंगे, और अमरूद से लेंगे, ऑरेंज से लेंगे, और जो है नींबू से लेंगे। तो ये सब नॉर्मल और जो है फिजियोलॉजिकल और जो प्राकृतिक सोर्स हैं उनसे लेंगे। तो विटामिन ई की भी बात है, विटामिन डी है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें, जो क्योंकि उसको सुबह शाम लेने को बताया जा रहा है, और कैल्सिरॉल करके उसके शीशे आते हैं, तो हफ्ते में 2 करके भी ले सकते हैं। तो इनकी बात हुई। जिंक को सुबह शाम लेने के लिए कोविड में बताया जा रहा है, और मैग्नीशियम। तो ये जो है, फिर ये यहाँ पे रेफरेंसेस की बात आ गई है, हमने जो कुछ भी लिए हैं वो रेफरेंसेस हैं। तो और ये चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्पेशल थैंक्स टू ये जो हमने दिया है कि स्लाइड्स बनाने में हेल्प की है। तो वर्षा गुप्ता, सीनियर रेजिडेंट रवि त्रिपाठी, शताक्षी मालवी, अनुराग तिवारी, सुरेंद्र कुमार मीना एंड सुबोध यादव, जिसका हमने आपको वीडियो दिखाया। तो मैं अभी बात कर रहा था जिसकी बात चर्चा डॉक्टर साहब ने की है, थैंक यू अभी नहीं है, ये अभी उससे पहले के क्लास का था। अब मैं मेन टॉपिक पे आऊँगा जो हमको अलर्ट किया गया है। तो मेन चीज़ है कि जो हमारे एक चीज़ है जो हमने ये चैनल बनाया है, वो है कि सबको रोजगार भी मिले और नौकरी भी मिले। अगर जो है सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, तो कम से कम प्राइवेट जॉब तो कुछ ऐसा हो। तो जो लोग YouTube चैनल चला रहे हैं और जो अच्छा योगा कर पा रहे हैं, तो उसी के माध्यम से वो एक इनकम का सोर्स बना रहे हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑनलाइन जो है, और उसकी फीस निर्धारित कर रहे हैं। तो जिसमें हमारे ये दोनों ही जो है योगा ट्रेनर हैं, जो सुबोध यादव भी जो है ट्रेनिंग दे रही हैं, और जो है अभिषेक गुप्ता जी भी दे रहे हैं। तो दोनों आदमी दे रहे हैं, तो जिनको जरूरत है वो उससे हेल्प ले सकते हैं। फीमेल्स के लिए सुबोध यादव बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उनके जो अभी आप वीडियो देखें, तो जो हमने डिस्क्राइब किया, अभी 15-16 वीडियो पढ़ चुके हैं, रोज एक वीडियो पढ़ता है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं सीधे
कि जो है व्याधि क्षमत्र इम्यूनिटी की स्लाइड्स पे आते हैं, जो टॉपिक आज अलॉट किया गया है। तो ये व्याधि क्षमत्र पे आते हैं। तो व्याधि क्षमत्र तो होता क्या है, तो अब इसके ऊपर हम लोग आ रहे हैं। तो द इम्यून रेस्पॉन्स, तो बॉडी का रोग से लड़ने की जो शक्ति है उसी को इम्यूनिटी कह रहे हैं। साधारण भाषा में आप ये समझें तो स्पेसिफिक होस्ट डिफेंस ये कहलाता है मॉडर्न में। और इम्यून रेस्पॉन्स क्या है? इम्यूनिटी फ्री फ्रॉम बर्डन, इम्यूनिटी की जो डेफिनेशन है, तो मतलब किसी का कोई बोझ नहीं, कोई रोग नहीं। तो एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिकॉग्नाइज एंड डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजेंस एंड एंटीजन, ये चीज जो इम्यूनिटी है। तो इम्यून रेस्पॉन्सेस क्या होते हैं? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये। अभी मैं वो सारे फर्स्ट और सेकंड भी दिखाऊंगा। इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज एंड जनरेशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजेंस। तो ये जो बात हो रही है, मैं ये देखूं, पहले एक चीज देखना चाह रहा था कि वो चल रहा है कि नहीं मेरा। ठीक है, चल रहा है। क्योंकि ये जो लेक्चर हम आप लोगों को दे रहे हैं वो सीधे YouTube पे अपलोड होगा, तो वो व्यवस्था चल रही है कि नहीं वो मैंने अभी चेक की। तो इम्यून रेस्पॉन्स की बात हम लोग कर रहे थे, तो एंटीजन की बात की। एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन होता है मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए पैथोजन और फॉरेन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवोक a specific immune response. The immune system is the third line of defense against infection. तो first line क्या है, second line क्या है, उसे भी समझें। तो first line of defense है कि स्किन, बॉडी में स्किन जो है वही रोगों को सबसे पहले रोक देती है। ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है। और दूसरी है म्यूकस मेम्ब्रेन, वो रोकती है। और तीसरी है सिक्रीशंस ऑफ द स्किन, जो सीबेसियस ग्लैंड से हो रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है जो फैगोसाइट व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी जो काम कर रही हैं, एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन्स जो काम कर रही हैं, और द इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, ये जो चीज है। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो इम्यूनिटी जिसकी बात चल रही है, तो लिम्फोसाइट्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, तो इनकी बात है। तो हम लोग आ रहे हैं दूसरी चीज में। इम्यूनिटी क्या है? द ह्यूमन बॉडी हैज द एबिलिटी to resist almost all type of organisms or toxins that tend to damage the tissues and organs. This capability is called immunity. Immunity can be classified into two ways: the active immunity and the passive immunity. तो passive immunity क्या है? तो the immunity causes by artificial means like vaccination. तो वैक्सीनेशन जो इस टाइम हो रहा है, तो वो जो है एक पैसिव इम्यूनिटी में काउंट हो रहा है। एक्टिव इम्यूनिटी तो आपकी बॉडी में है, ये जो उससे फाइट कर रही है। और पैसिव जो हम वैक्सीनेशन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी इज द ट्रांसफर ऑफ द एक्टिव इम्यूनिटी इन फॉर्म ऑफ द रेडीमेड एंटीबॉडीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। तो ये चीज होती है एक्टिव इम्यूनिटी। क्या है? The immunity which is naturally present in the body is called the active immunity. Prior sensitization of the body with specific antigen makes one develop active immunity. This is the basic principle behind the concept of the immunization. The acquired immunity क्या है? तो acquired, much of immunity is acquired immunity that does not develop until after the body is the first attacked by the bacterium. बैक्टीरिया वायरस हम पे अटैक करते हैं, तो उससे फिर जो डेवलप होती है एंटीबॉडीज, तो उसके प्रोसेस को पूरे को बोलते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसके माध्यम से उनको मिल रही है। दिस इज कॉल्ड द इनेट इम्यूनिटी आल्सो। एंड द इनेट इम्यूनिटी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। उसमें क्या क्या होता है? फैगोसाइटोसिस ऑफ द बैक्टीरिया एंड अदर इन्वेडर्स बाय व्हाइट ब्लड सेल्स, ये होता है जो उससे फैगोसाइट करके बैक्टीरिया को मार देता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल लोड, जो हम निकलते हैं उस ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं, वो जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स और HCl है जैसे, तो वो उसको खत्म करता है। ये सेकंड बात हुई। और रेजिस्टेंस ऑफ द स्किन टू इन्वेंशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसको रोकता है। और प्रेजेंस इन द ब्लड ऑफ ए सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स दैट अटैच टू फॉरेन ऑर्गेनिज्म ऑफ द टॉक्सिन्स एंड डिस्ट्रॉय देम। तो ये जो बातें हुई, तो सम ऑफ दीज कंपाउंड्स आर द, जो कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं कि क्या क्या करते हैं। तो लाइसोजाइम, बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स,
द कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स एंड द नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स। ये 4 चीजें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनसे कि इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये जो डेवलप हो रही है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, human body has the ability to develop extremely powerful specific immunity against invading agent and even foreign tissues from other animals. This is called the acquired or adaptive immunity. Acquired immunity is caused by a special immune system that forms the antibodies or activated lymphocytes that attack and destroy the specific invading organisms or toxins. So basic types of the acquired immunity, humoral immunity है जो B सेल से immunity प्रोड्यूस हो रही है, तो बॉडी डेवलप सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, बी सेल इम्यूनिटी, ये इसकी बात हुई। तो अब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है जो टी सेल इम्यूनिटी कहलाती है। तो अचीव्ड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स। टी सेल इम्यूनिटी बिकॉज द एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट आर द टी लिम्फोसाइट। तो ये मैंने इसके बारे में बताया। तो ये किस तरीके से हो रही है ह्यूमरल इम्यूनिटी, तो आप देख रहे हैं कि उसमें कौन कौन सी ग्लैंड कर रहे हैं। थाइमस है, ये स्टेम सेल है, ये फीटल लीवर बोन है। तो इसके से जो है ये जो है टी सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, एंटीजन एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट और लिम्फ नोड्स। तो ये एंटीजन और ये पूरी एक चेन है, पूरा उसके ऊपर आधे घंटे का क्लास है। तो लिम्फोसाइट्स जो है जो बॉडी में है उनके ये फिगर दिखाया गया है। तो वो जो है किल करते हैं बैक्टीरिया को, टिश्यूज को। एंटीबॉडीज क्या चीज है, तो एंटीबॉडीज आर गामा ग्लोबुलिन्स कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये होते हैं। दे हैव मॉलिक्यूलर वेट्स बिटवीन दी, अब ये साइज दिया है 1,60,000 से 9,70,000 के बीच का इनका है। दे यूजुअली कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20% ऑफ ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो इनकी बात हुई। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स का जो कि स्ट्रक्चर क्या होता है वो इसमें दिखाया गया है। उतना डीप आप समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं केवल थोड़ा थोड़ा बता के आगे बढ़ता हूँ। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज क्या हैं, तो इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबिन ई, तो ये उसमें काउंट हो रही हैं। तो स्पेसिफिकली जो है ये एलर्जी के रेफरेंस में जो है इम्यूनोग्लोबिन ई है। और तो इनकी बात जो है हम लोग कर रहे हैं। प्राइमरी रिस्पांस के लिए आईजीएम है। तो मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन क्या होता है उसका, एंटीबॉडीज एक्ट मेनली इन 2 वेज, बाय डायरेक्ट अटैक ऑन द इन्वेडर, डायरेक्ट अटैक करता है एंटीबॉडी, या फिर क्या करता है कि बाय एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तो सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ऑफ द एंटीबॉडी एक्शन, द कॉम्प्लीमेंट इज ए collective term that describes the system of the about 20 proteins, many of which are the enzymes, जो मैंने अभी काउंट भी कराया आपको, precursors होते हैं जो एंजाइम के से पहले जो चीजें हैं। The principal actors in the system are 11 proteins designated as C1 through C9, B and D are the most important. All these are the present normally among the plasma proteins in the blood as well as among the proteins that leak out of the capillary into the tissue spaces. तो ये एक बात हुई। तो ये एक मेरा छोटा सा पार्ट हुआ जो मॉडर्न पे था। अब मैं आयुर्वेद पे आता हूँ कि आयुर्वेद में ये इम्यूनिटी क्या चीज है, जो योग से काफी कुछ मिलती होगी। तो ये वाली स्लाइड तो मैं अभी रोकूंगा क्योंकि जो है स्लाइड पे नहीं चलेंगे। पीडीएफ पे चलेंगे क्योंकि जो इसमें ये जो श्लोक है वो जो है वो रीड नहीं कर रहा है। तो व्याधि क्षमत इम्यूनिटी, ये क्योंकि ये 10 वाला है और 10 वाले में जो हिंदी के फॉन्ट है वो रीड ठीक से नहीं करता। तो जिसमें हमारा पूरा लेक्चर बना है उसको वो रीड ठीक नहीं करता है। तो इसलिए हम पीडीएफ फॉर्म को भी यूज करेंगे। तो ये जो है व्याधि क्षमत इम्यूनिटी है क्या, ये मॉडर्न का लेक्चर हुआ, इसको छोड़ें, आयुर्वेद का लेक्चर पे आए। देखिए आयुर्वेद में जो इम्यूनिटी मानी गई है वो ओज को माना गया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता रहा हूं। तो
ओज को मेन रूप से मान रहे हैं, तो ओजो व स्रोतस भी एक चीज है। तो ओज के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ओज और ओजो व स्रोतस। तो ओजस क्या चीज है? ओजस इज द एसेंस ऑफ ऑल द 7 धातुस, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इनका जो है एसेंस जो है, तो इन उसको जो है कहते हैं ओज। तो उनका सार भाग, एसेंस का मतलब सार भाग। अब ओज की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ओज क्या होता है। ओज के जो गुणों की बात करते हैं, ओजा सोमात्मक है, स्निग्धम, शुक्लम, शीतम, स्थिरम, सरम, विविक्तम, मृदु, मृत्सनम, चा प्राणायतनम, उत्तमम। ओज जो है सोमात्मक है, कूल है, और स्निग्ध है यानी कि स्मूथ है, शुक्ल है यानी कि वाइटिस है, शीत है मतलब कोल्ड हुआ, और स्थिरम मीन्स स्टेबल, और सरम ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से उसके स्वरूप की बात यहाँ पे की। तो वो जो है ये हमने, और जो ये प्राणायतनों में उत्तम प्राण रहता है और प्राणायतनों में स्थित रहता है, तो इसकी बात ये हमने बताई। और ये होता कहाँ पे है? तो ये हृदय में होता है। हृदय तिष्ठति यद् शतम रत्मिशतम शपीतकम ओजस ये संख्याता तन्नाशनम विनश्यति। तो येलोइश, रेडिश एंड लिटिल व्हाइटिश ओज इज लोकेटेड इन द हार्ट। लॉस ऑफ ओज काजेज द डेथ। अगर उस ओज की कमी हो जाएगी तो मृत्यु हो जाएगी। तो ओजो क्षय हो जाता है, इम्यूनिटी का क्षय हो जाता है कोविड-19 में, तो इससे डेथ होती है। तो इसी की बात हो रही है। प्रथम जायते योजम शरीरे अस्मिन् शरीरम सर्पी वर्णम मधुरसम लाजगंधी प्रजायते। ओज इज द फर्स्ट टू डेवलप एट द वेरी मोमेंट ऑफ द कंसेप्शन। जब गर्भ में शुक्र शोणित का संयोग होता है उसी समय से ओज बन जाता है और धीरे धीरे बढ़ता है। वो घी की तरह का स्ट्रक्चर है, और वो जो है उसका कलर जो है थोड़ा सा वाइटिस है और थोड़ा जो है मधुर स्वाद है। इसी 10 प्रॉपर्टीज ऑफ द ओज। ये जो है चरक में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो उसको ओज के जो 10 प्रॉपर्टीज बता दी। एक तो वो गुरु होता है, हैवी, शीत होता है, और जो है मृदु होता है, सुलक्षण होता है, बहल होता है, मधुर होता है और स्थिर होता है। प्रसन्नता इससे प्राप्त होती है, पिछल है और स्निग्धम। ये 10 गुण जो बताए, और ये अंग्रेजी में मैंने लिखे, हैवीनेस, लाइटनेस, सॉफ्टनेस, थिननेस और पायसनेस मतलब पवित्रता, स्मूथनेस और स्वीटनेस मतलब मधुरता, स्टेबिलिटी, चेयरफुलनेस और जेली लाइक लुक। तो ये जो 10 गुण हैं वो जो है ओज है, और उसी से इम्यूनिटी बनती है। और ये जो है कॉन्साइज टेबल ऑफ फॉर ओज। तो ओज की जो है चरक ने क्या बताया, और चक्रधर ने क्या बताया, सुश्रुत ने क्या बताया, डलाल ने क्या बताया, भागवत ने क्या बताया, अरुणदत्त ने क्या बताया। तो ये जो डिफरेंट आचार्य हमारे वेरियस आचार्य हुए हैं, उनके ऊपर ये बेस्ड जो है रिसर्च करके ये एक टेबल फॉर्म की गई है कि ऊपर ही की बात की गई है कि उसकी कलर की बात की तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बताया। ओडोर उसका एक स्पेसिफिक होता है, और तो ये सारे लक्षण यहाँ पे जो है कि कूल है, सॉफ्ट है, इनकी बात हम ऊपर कर चुके हैं। तो इन आचार्यों ने ओज का वर्णन किया। और टाइप्स ऑफ द ओज 2 प्रकार का होता है, पर ओज होता है और अपर ओज होता है। पर ओज किसे कहते हैं? तो जो ये प्रिंसिपल है, प्रधान ओज है, ओरिजिनेटेड इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ में ये बन जाता है। फिजियोलॉजिकली इट इज 8 ड्रॉप होता है, 8 बूंद होता है, और वो जो है 8 बूंद हृदय के पास में स्थित है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इजिली बाय सिंपल डेविएशन ऑफ द फ्रॉम द फिजियोलॉजी। और अपर ओज क्या है? तो सेकेंडरी टाइप ऑफ ओज है ये, ऑरिजिनेटेड बाय द एक्सीलेंस ऑफ द 7 धातु। ये 7 धातुओं से बनता है। जो 7 धातुओं का सार भाग है, जो हम खाना खाते हैं, आहार लेते हैं, तो वही बताया कि प्रोटीन लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो है अच्छी तरीके से लीजिए। तो जो एक ही चीज को बहुत ज्यादा मात्रा में लीजिए, जंक फूड ना लीजिए। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस और क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्या पथ्य है क्या अपथ्य है, तो इसके ऊपर जब वो हम डाइट को लेते हैं, जिसको जो है शताक्षी जी ने एक्सप्लेन किया, वो यहाँ पे हम लोग ज्यादा नहीं कर रहे हैं, उसकी टेबल्स हमने केवल वो दिखा दिया हमने। तो वो जो है बनाता है ये अपर ओज। तो फिजियोलॉजिकली इट इज द हाफ अंजलि। आयुर्वेद कहता है कि आधी अंजलि के बराबर। तो 1 अंजलि 180 ml के बराबर, तो 90 ml के बराबर ये बॉडी में उसका जो अमाउंट भी बता दिया कि कितना होगा। तो डिसीजेस एंड अदर एटियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट दिस टाइप ऑफ ओज। तो वो जो है ये रोग उसको प्रभावित करते हैं। तो जैसे जो कोरोना कर रहा है वो कोविड-19, तो आचार्य भेल हैज इन्यूमरेटेड द 12 सीड्स ऑफ द ओजस। ये ओज होता कहाँ कहाँ है? तो आचार्य भेल ने एक श्लोक बताया जिसका अर्थ है वो शोणित यानी रक्त में होता है, मांस में, मस्कुलर टिश्यू में होता है, मेद में होता है, अस्थि में होता है, मज्जा में होता है, शुक्र में होता है, और जो है वाटरी सिक्रीशंस जो बॉडी में हैं उनमें होता है, स्वेद में होता है,
मतलब पसीने में, और पित्त में भी इनके सबका लिटिल अमाउंट होता है, श्लेष्मन होता है, मूत्र में होता है, पुरुष में होता है। और यही कारण है कि डायबिटीज में जो है वो ज्यादा निकलता है, तब जो है इसे वो जो क्षय होता है। तो ये जो 12 सीट्स उन्होंने गिरा दी, फंक्शंस ऑफ द ओज, ये फंक्शन क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी मस्कुलेचर, तो ये मस्कुलेचर मांस धातु को मजबूत करता है, स्थिरोपचित मांसता है, अनफाइलिंग एफिशिएंसी इन ऑल एक्शंस, मतलब कि सर्व चेष्टा, जो जितनी भी चेष्टाएं हम करते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करने की, पावरफुल परफॉर्म करने की शक्ति प्रदान करता है, प्लीजिंग टोन ऑफ द अट्रैक्टिव कलर, ये जो चीज आती है तो ये इसके कारण आती है। द ओजस एनेबल्स ऑल द सेंस ऑर्गन, ये सारी की सारी स्वर वर्ण और इन सब को अच्छा बनाता है। और जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को जो 5 सेंसरी ऑर्गन है, मोटर ऑर्गन्स हैं, इनको बल प्रदान करता है, इनको सक्षम बनाता है कि और अच्छी तरह से काम कर सके, हेल्दी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी, ये इसके मेन फंक्शंस ऑफ द ओजस के हैं। तो इट इज वेल नोन फैक्ट ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन that secretions of the like salivary nasal, अभी जो मैंने गिराया उसको मैं बता रहा हूँ कि कहते हैं कि salivary gland से जो secretion होते हैं तो उसमें जो एंजाइम्स हैं, नेजल लैक्रिमल सेक्रेशन हो रहे हैं जो आंसू से आ रहे हैं, में जो है लैरिंक्स में है, ब्रोंकियल है, इंटेस्टाइनल, यूरेथ्रल, वेजाइनल, सेमाइनल, एंड ये जो secretions हैं, यूरिन और स्टूल, ऑप्थेल्मिक, ओडोरल एंड स्वेट, इन सब में जो सिक्रीशन में बैक्टीरियोलाइटिक सब्सटेंस इसमें होता है, जिसे कहते हैं, जिसका एक एग्जांपल है एसोजाइम्स, वो बैक्टीरिया को मारता है। तो यही जो है उसका उसको भी उससे कोरिलेशन किया जा रहा है। तो यही सब चीजें जो है इतनी जगह सिक्रीशन हो रहा है, मॉडर्न में ये मान रहा है। तो वो जो है आचार्य भेल ने बता दिया कि 12 जो है सीट्स हैं या स्थान है जहां से ये ओज रहता है और जो है रोगों को खत्म करता है। तो ओजस हैज बीन डिस्क्राइब्ड द एक्जिस्ट ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स इन द बॉडी एंड द रसात्मक ओज क्या होता है, जो रस धातु में होता है उसको रसात्मक ओज कह रहे हैं। तो रसात्मक ओजस इज दैट फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ द ओजस व्हिच सर्कुलेट्स ऑल ओवर द बॉडी, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के थ्रू हो रहा है और पूरी बॉडी में दौड़ रहा है। तो ऑल द WBC and other substances related to the immune system like those of the complement, ये इसमें काउंट होते हैं। एंटीबॉडीज ये इसमें काउंट हो रहे हैं। इंट्रामस्कुलर कंपार्टमेंट ये सारे जो है उसमें धातु तेजो रूप ओजस क्या होता है, ओजस प्रेजेंट्स इन द ऑल टिश्यूज का धातु रूप, जो सारी धातुएं उनमें जो फॉर्म है, जैसे इम्यून मैकेनिज्म है तो टिश्यू लेवल लाइक है, जैसे कि टिश्यू इन मैक्रोफेजेस है, मास्ट सेल्स है, WBC टिश्यू, ये इनकी बात जो पूल कर रहा है WBC ऑफ टिश्यू पूल, तो ये उसमें आता है। शुक्र का मल जो है रूपी ओज भी बताया गया। तो शुक्र मल रूपी ओज जो क्या होता है, इज दैट फॉर्म ऑफ द ओजस व्हिच एंटर्स द फीटस, गर्भ को में वो एंटर करता है। टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द फीटस, गर्भ को संरक्षित और विकसित करने में वो हेल्पफुल होता है। गर्भावस्था में इम्यूनोग्लोबुलिन्स को फॉर्म करता है, विच क्रॉसेस द प्लेसेंटल बैरियर, जो जरायु को प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो गर्भ में पहुंचते हैं वो इसमें काउंट होते हैं। द एंटर द फीटल सर्कुलेशन कैन बी इंक्लूडेड अंडर दिस कैटेगरी। तो जीव स्थानस रूपी ओजस, दिस इज द स्पेसिफिक फ्रॉम द ब्लड सेल्स। तो ये आरबीसी और इनके बात कर रहे हैं जो क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है और उसमें ग्लोबुलिन्स हैं। तो ये जो चीजें हैं और जो ऑल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द ब्लड सेल्स कैन बी अज्यूम्ड टू बी द रिजल्टिंग फ्रॉम द माल फंक्शनिंग ऑफ दिस फॉर्म ऑफ द ओजस। तो ये जो ब्लड की बात की गई, तो ओज क्या है, तो ओज का एक निश्चित स्वरूप निर्धारित करना बहुत कठिन है। शास्त्रों में इसके लक्षण का स्वरूप बताए गए हैं, उनके आधार पर आजकल कुछ समन्वयवादी जो है गामा ग्लोबुलिन्स को ओज मानते हैं। कुछ का कहना है कि व्याधि प्रतिबंधक जो बल है वो ओज है, और ये रसायन के युक्त बल बढ़ता है रसायन को सेवन करने से, जैसे कि जो है आंवला रसायन है। तो इस तरीके की बातें हैं। तो रसायनों के अन्वेषणों से परीक्षणों से स्पष्ट सिद्ध हो चुका है कि उनके प्रयोग से गामा ग्लोबिन की वृद्धि होती है, तो नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसमें बढ़ता है। यह प्राकृत श्लेष्माही रस को ही ओज मानते हैं। और कुछ समन्वयवादी विद्वान कहते हैं कि ग्लूकोज ओज है, क्योंकि जो ब्लड में ग्लूकोज है उसके तो ओजोमा शब्द का प्रयोग जो है चरक ने किया। तो ग्लूकोज शरीर में उष्मा की उत्पत्ति करने में सहायक है और वो जो है किंचित पीत मधुर स्निग्ध होता है। कुछ विद्वानों का ध्यान पर ओज की तरफ गया। पर ओज जो है हृदय में रहता है, हृदय के प्राकृत कार्यों को करता है और 8 बूंद इसकी मात्रा है। उसके क्षय होने से मृत्यु हो जाती है और हृदय में स्थित
पेपरडीन नामक हार्मोन या स्राव ओज, इस ओज को माना गया है। तो ये जो बात हुई, आजकल के अन्वेषक ओज को एक वर्ग मानते हैं, मतलब वो ग्रुप है, जैसे लाइसोजाइम भी उसमें आ गए, इतनी सारी चीजें भी हमने ऊपर काउंट कराई थी, वो सब मिला करके ग्रुप मिला करके वो जो है ओज कहलाया। क्योंकि जो आयुर्वेद की पद्धति है, योग की पद्धति, एक शब्द से कई अर्थ लिए जाते हैं और उन सारे अर्थों को जब हम एक जगह संकलित करते हैं तब उसका एक स्पष्ट रूप बनता है, तो ओज में वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो रूट ऑफ द ओजोबस स्रोतस, द सीट ऑफ द ओजोबस स्रोतस, जो बताया गया है सुश्रुत संहिता के में सूत्र स्थान में 15/27 में, जिसमें चक्रपाणी ने जो है वो कमेंट्री लिखी है कि वो होता है हृदय, अलॉन्ग विद इट्स वेसल्स, हृदय और उसकी 10 धमनियां हैं, जैसे 3 मूलेन महता महामूला मता दशा ओजो बहा। ये देखिए इस श्लोक में चरक सूत्र 30/8 पे कहा गया ओजो में जो है तो जो हृदय से 10 महामूल जुड़ी हुई 10 ग्रेट वेसल्स हैं, तो वो उसका वहन करती हैं। तो ये जो है बात यहाँ पर इस श्लोक को से रिप्रेजेंट हो रही है। According to the modern medical sciences, the 10 vessels attached to the heart are aorta, right auricle, superior vena cava, inferior vena cava, thoracic duct, right ventricle, pulmonary arteries, pulmonary veins, and the left auricle and the left ventricle। तो ये कुछ लोग का ऐसा मानना है। तो ये जो फिगर दिखाया गया है, थोड़ा टाइम हमको चाहिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ओजोबस स्रोत दृष्टि कैसे होती है? तो ड्यू टू इंजरी, वेस्टिंग, एजिटेशन, वरीज, एंजाइटी, फटीग, हंगर, इससे जो है ओज कम होता है, ओजों का क्षय होता है। तो ये और जिससे कि पित्त जो है बढ़ जाता है, वात भी बढ़ता है, जिससे के कारण ये ओज जो है हार्ट से, हृदय से जो है थोड़ा सा अलग होता है या उसमें डिस्टर्बेंस आता है, तो उससे जो है ओज का डिस्टर्ब होता है। वो जो है स्रोत दृष्टि के लक्षण क्या है? तस्यम विसंसरो व्यापक क्षय इति त्रयोदश है। वो जो विसंस होता है, वो जो व्यापक और वो जो क्षय, ये जो है 3 अवस्थाएं उसकी बताई गई। ओज विसंस किसे कहते हैं? विसंसरम स्थानात् च्युति घातादि वीरेव। तो विसंस मीन्स द डिस्प्लेसमेंट, अपनी जगह से हट जाना, नॉर्मल प्लेस से, उसे विसंस कहते हैं। तो संधि विश्लेष, गात्रणाम सदनम दोषम च्यवनम क्रिया संधि निरोधस्य विसंस से ये चीज होती है। तो क्लिनिकल फीचर्स इसके से क्या आ जाते हैं? तो लूजनेस ऑफ द जॉइंट, ये फीलिंग आती है। संधि विश्लेष इसे कहते हैं। वीकनेस ऑफ द बॉडी, गात्र में सदन इसे कहा जाता है, शरीर में जो थकावट लगती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द दोसास फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव सीट्स, ये चीज होती है। इम्पेयरमेंट ऑफ द एक्टिवनेस ऑफ द स्लगिशनेस एंड द बिहेवियर। वो जो व्यापक क्या चीज है? तो वो व्यापक है अन्यथा पत्ति सा दुष्टो दोषो से संसर्गात। तो व्यापक मीन्स द ओजस गेट्स विचेटेड बाय दोष है और दोष्य। तो ये जो इसके जो लक्षणों की अब हम बात करते हैं, तो जनरल सिम्टम इसके क्या हैं? तो स्टिफनेस होती है, स्तब्ध गुरुगात्रता उसे कहते हैं। स्वेलिंग और ड्यू टू बात होती है, बात सोफ उसे बोलते हैं। डिसकलरेशन ऑफ द लॉस ऑफ कम्प्लेक्शन है, वर्ण भेद जिसे बोलते हैं। एग्जॉशन आता है कि मतलब थकावट ज्यादा फील होती है। और स्टूपर जो ये जो फील होती है, और एक्सेस स्लीप, निद्रा का अधिक आना। और वो जो क्षय क्या है? क्षय स्व प्रमाणात, अपनी जो उसका नॉर्मल वैल्यू होती है, क्वांटिटी होती है, उससे कम हो जाना ही वो जो क्षय कहलाता है। तो वो जो क्षय के क्या लक्षण है? मूर्छाम, मांस क्षय, मोह, प्रलापो, मरण, मितिम, चा क्षय, फेंटिंग, अनकॉन्शियसनेस, डेथ, वेस्टिंग ऑफ द मसल्स और डेलीरियम। मूर्छा में संशय, प्रलाप, मरण, मिति, चा क्षय, ये सुश्रुत का जो है रेफरेंस मैंने आपको बताया। तो हम लोग आगे बात करते हैं कि चरक का क्या रेफरेंस कहता है इसी संदर्भ में। विभेति दुर्लभम ध्यायति व्यथित इंद्रिय दुष्छायो दुर्मनाम दुष्छय क्षमश्च वो जैसे क्षय। फुल ऑफ फियर, जनरल वीकनेस, डिस्कम्फर्ट इन सेंस ऑर्गन्स, लॉस ऑफ कॉम्प्लेक्शन, रफनेस, वरी, अनस्टेबिलिटी ऑफ द माइंड एंड इमेशिएशन, मतलब शरीर का कमजोर पड़ना, पतला पड़ना, ये जो चीज है। ओजो वृद्धि के लक्षण क्या है? तो ओजो वृद्धि का से क्या होता है? देह से तुष्टि पुष्टि बल होता है। इंक्रीज जब जो होता है तो से रेस्पॉन्सिबल होता है, यूनिक ग्रोथ होती है, नरिशमेंट मिलता है बॉडी को और शरीर का बल बढ़ता है। तो ये बात हुई। तो प्रोग्नोसिस ऑफ द ओजो की एबनॉर्मलिटी के क्या है? ओजो विसंस व्यापक आर क्यूरेबल, अडॉप्टिंग द ट्रीटमेंट विच आर नॉट अपोजिट। और ओजो क्षय इज इनक्यूरेबल,
वो जो क्षय का जो है वो ठीक नहीं होता। अगर क्योंकि वो जो क्षय हो गया तो ये देखिए वो जो क्षय होने से इम्यूनिटी का कम होने से कोविड-19 में डेथ हो रही है जिसके ज़्यादा क्षय है। तो ये बात जो है हमारे आचार्यों ने कह दी। तो वो जो है सो तो दृष्टि विकार क्या है, शोष है, मूर्छा है, ज्वर है, प्रमेय है, पांडु है, राजक्षमा है और उदानवर्त प्राण, ये जो है वो जो क्षय की बात बता दी मैंने। कीपिंग इन व्यू अबाउट नॉलेज about ojas and functions of the ojas as described in Ayurveda, it can be compared with immunity। ओजो के को जो है इम्यूनिटी से कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने दूसरा भी पार्ट पूरा किया। तो ये 2 पार्ट मैंने पूरे कर दिए हैं। तो इनकी बात हुई तो मैं फिर से जुड़ता हूँ, स्लाइड पे आता हूँ। तो मैंने जो आपका जो टॉपिक था व्याधि क्षमत्व और थोड़ा सा योग को टच किया। तो आयुर्वेद और मॉडर्न कॉन्सेप्ट दोनों को लिया। अब जैसा अमरजीत साहब आज्ञा करें वो मैं उस तरीके से करूं। कुछ और बोलना है या यहीं पे समाप्त किया जाए? ठीक है सर, योग वगैरह आयुर्वेद वगैरह मिला करके इम्यूनिटी डेवलपमेंट कैसे हो सकता है उस पर थोड़ा सा और ठीक कर जाएगा जी। तो देखिए जो मुख्य बात आई, अब मैं बिना स्लाइड के बात कर रहा हूं कि ओज की जो बात की तो वो एक तो कहा कि रसात्मक ओज है। तो रस बनता कैसे है? तो रस जो बनता है तो पहले तो जो हम आहार या डाइट लेते हैं उसका पाचन होता है तो वो रस बनता है, रस धातु बनती है। तो आहार रस से रस धातु बनती है। तो रस धातु जो है उसको प्लाज्मा माना जा रहा है और उसके बाद रक्त धातु जिसमें ब्लड सेल्स को लेते हैं। तो रस और रक्त जो है उसकी नॉर्मल वैल्यूज हैं कि नहीं। तो जो मॉडर्न पैरामीटर्स पे हम चेक कर रहे हैं तो उसमें सफिशिएंट इम्यूनोग्लोबिन्स, प्रोटीन, तो ब्लड आप जब टेस्ट करेंगे तो उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा आती है, उसका एक रेशियो आता है, वो सफिशिएंट है कि नहीं या कम है। तो जैसे कि किडनी फेलियर में भी आता है, बहुत सारी डिसीजेज में ये पॉइंट आता है। तो उससे हम कंपेयर करते हैं और फिर हम प्रोटीन की डाइट देते हैं। तो प्रोटीन जो ग्लोबुलिन इन चीज़ों को बढ़ाता है और उसमें जो है अगर नॉन वेज है तो वाइट एग सबसे ऊपर है और नंबर 2 पे चीज़ आ रही है वो पनीर आ रहा है और नंबर 3 पे जो चीज़ आ रही है उसमें ये दालें आती हैं। और दालों में भी सबसे पहले जो है हम मूंग और मसूर की दाल, और जो ये लाइट होती है तो इसको पतली बना करके और स्वादिष्ट बनाने के लिए नींबू डाल लीजिए और जीरे का छौंक लगा लीजिए। तो ये सब हमारी माताएं, महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से कर लेती हैं, स्वादिष्ट बना लेती हैं। हम लोग स्वादिष्ट खाते रोज, तो ये चीज़ चलती है। तो ये तो हुई प्रोटीन की बात। अब जो है जो दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा प्रीबायोटिक और जो प्रोबायोटिक की। तो जो फाइबर है क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैंने अभी जो है स्टडी की तो उसमें ये है कि हमारी सेल्स जो है 50 ट्रिलियन सेल्स हैं और 40 ट्रिलियन जो है बैक्टीरिया, वायरस, ये जो है जीआईटी के अंदर वो रहते हैं जो गुड बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो वायरस ये जो है गुड बैक्टीरिया जो कहला रहे हैं तो उनसे जो है प्रोटीन फॉर्म हो रही है, उससे आरएनए बन रहा है, उनसे डीएनए बन रहा है, उनसे सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, एंजाइम्स की सिंथेसिस हो रही है। तो वो जो चीज़ है तो इसीलिए कहा गया हमारे शास्त्र में या प्राकृतिक चिकित्सा में कि बासी चीज़ें खाते हैं और उसी में कहा गया लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस दूध में और दही में, तो दूध को हजम करने के लिए जरूरी होता है तो दही, तो इसीलिए जो है डाइट में दही को बताया गया कि लिया जाए क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस है। और स्पोरलेक्ट जो टैबलेट अभी मॉडर्न ने प्रेस्क्राइब की है कोविड-19 में, तो जो वो यही काम करता है, उसमें लैक्टोबैसिलस होता है। तो डायरिया के केस अगर कोविड-19 का है तो स्पोरलेक्ट टैबलेट इसीलिए उसको दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ है तो ये हमारी प्राकृतिक चिकित्सा से मिलती हुई चीज़ें हैं। तो ये हमारे जो है जीवन में ये था क्योंकि रिसर्च कैसे हुई। तो ये एक चीज़ जो है साइंटिस्ट के और जो डाइटिशियन है उनके दिमाग में आई कि जो ये लंबी आयु होती है वो किन किन जगह पे होती है, उन लोगों के ऊपर सर्वे किया गया। जैसे लद्दाख में होती है, जापान में होती है, तो जिन जगह पे होती है, जिन शहरों में, जिन लोगों में, उन लोगों पे रिसर्च की गई कि उन्होंने डाइट क्या लेते हैं, वो उनका आहार विहार क्या है। तो ये एक साइंटिफिक पैरामीटर है। तो उनमें ये चीज़ें आई कि वो जो है उसे प्रोबायोटिक कहते हैं।
तो उसमें जैसे अचार भी शामिल किया गया, और उसमें जो है नींबू है, जैसे अदरक है, जो हम सब्जियां लेकर के मौसमी जो है जाड़े में जो काट करके नींबू से डाल के और हफ्ते भर के लिए वो अचार यूज होता है। तो उसमें ये जो है बैक्टीरिया वायरस, गुड बैक्टीरिया वायरस डेवलप होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं और हमारे जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उसमें हेल्पफुल होते हैं। और ये रिसर्च इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है कि उससे ये भी जाना जा रहा है कि उसमें हम स्पेसिफाई कर लेंगे और कौन सा रोग दूर कर सकते हैं, डायबिटीज़ और किडनी फेलियर को। तो ये जो है प्राकृतिक चिकित्सा से ही के माध्यम से निकाला जा रहा है। और तो जापान में और चाइना में ये सब जो है चीज़ें आ रही हैं, तो यही इडली और उसके रेफरेंस में भी है। तो जो है कि जैसे रात में उसको भिगो के रख देते हैं तो उसमें खमीर उठता है, तो वो चीज़ डेवलप हो रही है। और ईस्ट के माध्यम से जैसे ये बनाते हैं ब्रेड, तो ईस्ट जो होता है वो भी जो है डाइजेशन है उसके लिए हेल्पफुल होता है। और कुछ लोगों को वो सूट नहीं करता है, तो मैन टू मैन वेरी करता है ये। तो और जो है उसके भी एक स्टूल की भी चिकित्सा आ रही है कि वो जो है इम्प्लांट करते हैं या एनिमा या उस रूप में देते, तो एक फॉरेन में उसका ट्रीटमेंट का 1-1 लाख रुपये खर्चा आ रहा है, जो नए प्रोजेक्ट में चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें हम हमारे जो है अमरजीत यादव सर आप सबको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, इतने अच्छे लोगों से लेक्चर करवा रहे हैं, आप सब ज्ञान को एकत्र करें। और अमरजीत जी के लिए सब जगह तालियां बजाएंगे। हेलो, क्लैप क्लैप फॉर प्रोफेसर अमरजीत, क्योंकि वो उनको ज्ञान का आपको रियल ज्ञान दिलवा रहे हैं। उनके साथ उनके हर सेमिनार को अटेंड करें और उनको फॉलो करें, ये मेरा संदेश है। और जो इसी में जो बात आती है कि ये सब चीज़ें बॉडी में सर्कुलेट कैसे हों, तो सर्कुलेशन ठीक होना जरूरी है। सर्कुलेशन कैसे ठीक होगा? सर्कुलेशन आपका आसन करने से होगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ बढ़ाता है। कोई भी आसन है तो एक स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक ऑर्गन की तरफ ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। उसकी बेसिक थीम ये है, साइंस उसके पीछे ये है कि आपका अगर जो है यूट्रस में डिस्टर्बेंस है तो ऐसे आसन किए जाएंगे जो यूट्रस के ऊपर ब्लड की सप्लाई को बढ़ा दें। लंग्स में प्रॉब्लम है तो लंग्स की तरफ ब्लड की सप्लाई को बढ़ा दें। तो जिस ऑर्गन में डिफेक्ट है, अगर सर्व के बाल नहीं है तो शीर्षासन करें, उल्टे जो है आ जाए तो सारा का सारा ब्लड जो है पिट्यूटरी और जो है ब्रेन की तरफ जाएगा, तो उससे हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके की जो ये सारी बातें हैं, तो वो हमारा योग और प्राकृतिक चिकित्सा और लखनऊ यूनिवर्सिटी इसमें आगे चल रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी काम कर रहा है, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं और मोदी जी के जो उद्देश्य है या संदेश है उसको फॉलो कर रहे हैं। और 21 जून की ये सब तैयारियां चल रही हैं जिसमें ये सब काम चल रहा है। तो सबका साथ सबका विकास। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो हमने यूट्यूब चैनल चालू किया उसमें हम सबको ट्रेंड करेंगे कि वो वीडियो बनाने में सक्षम हो और वो उनके इनकम ग्रुप बन सके। तो जो आज टेक्नोलॉजी है, हम वो टेक्नोलॉजी अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं और बाहर के स्टूडेंट को भी सिखाएंगे, क्योंकि खाली थ्योरेटिकल ज्ञान से कुछ नहीं होना है। आमदनी हुई कि नहीं, वो 10-20 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये खुद कमाने लगे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो इसके लिए हमने ये कोविड के पीरियड में खुद सीखा है और खुद कर रहे हैं। और हमारे चैनल को लोग सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा मैं एडवर्टाइजमेंट कर दूं अगर गुरु जी परमिशन दें। अमरजीत जी अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल 15 दिन से एक्टिव है और लगभग 500 से ऊपर लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। आप लोग भी करें। उसमें योग को हमने रखा है और उसको प्रैक्टिकली दिखाया जा रहा है और साथ में गीता के ऊपर, क्योंकि जो मानसिक चिकित्सा किसने की, तो मानसिक विषाद जो है रोग हुआ जो है अर्जुन को, और उसको जो है कोई दूसरे आसन हठयोग नहीं कराया गया, उसको जो है साइंटिफिक लेक्चर जो है भगवान कृष्ण ने दिए। तो एक है शारीरिक व्याधि, एक है मानसिक व्याधि। मानसिक व्याधि के लिए गीता है और शारीरिक व्याधि की तरफ जब हम चले तो हमको ये हठयोग के जो आसन है प्राणायाम है उनकी आवश्यकता हो जाती है और दोनों ही का कंबाइंड जरूरी है। तो उसे कहते हैं साइकोसोमेटिक। और तीसरी चीज है स्पिरिट, मतलब आत्मा। तो ये तीन चीजें जो 3 पिलर्स हैं। और इसीलिए जो है लोग कहेंगे कि हमने स्पिरिचुअलिटी पे क्यों लेक्चर कर रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी उसमें चैनल पे क्यों रख ली। विदाउट स्पिरिचुअलिटी कुछ भी नहीं है। तो निष्काम कर्म भाव से कि आप दूसरे का लाभ जिससे आपको कुछ रिटर्न नहीं होगा, तो ऐसे लोग अगर चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी के हो चाहे जो हो, हमसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे माध्यम से रोजगार पाना चाहते हैं, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेंगे। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कौन सी हेल्प करेंगे? ज्ञान की हेल्प करेंगे। बाकी संसाधन उन्हीं को जुटाने, कोई सामान नहीं दे पाएंगे। हम टेक्नोलॉजी को सिखाएंगे, हम मेथडोलॉजी को सिखाएंगे, ये बात है। तो बिन पैसे वाली चीज हम देंगे
तो ऐसे वाले ना हम पैसा ले रहे ना दे रहे, ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं। और उसी क्रम में जो है हमारे जो है अभिषेक गुप्ता जी देखिए गुड़ बना रहे हैं, तो ये सब आप लोग एक्टिव होइए, तो जिससे कि और आपस में जो है कोऑर्डिनेशन करें। तो हमारे एक स्टूडेंट का कहना है कि कोऑर्डिनेट एंड डोमिनेट, तो एक दूसरे को जब सहयोग करेंगे तब डोमिनेट करेंगे। देखिए जो 50 ट्रिलियन सेल्स बॉडी में है वो लड़ाई नहीं करती हैं। बॉडी जो है यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, तो जितनी सेल बॉडी में है, जितने स्रोतस हैं, जितने सिस्टम है, वो आपस में लड़ नहीं रहे होते हैं, उनका समन्वय है। तो ऐसे ही जो आपकी टीम है और जो पूरी पॉपुलेशन है वो आपस में सहयोग करे, सबका साथ सबका विकास, निःशुल्क ज्ञान, ये हमारा उद्देश्य है। और तो इस मिशन के साथ हम लोग चल रहे हैं और आप सबके साथ हैं। तो जो भी आदेश अमरजीत जी करेंगे हम आपको सहयोग करेंगे। तो यहाँ हम वाणी को विराम देंगे, क्योंकि उससे पहले 1 बजे से मेरे लेक्चर चल रहा है सर, अब 2.25 घंटे में बोल चुका हूँ, क्योंकि 1 से 2 अगरतला का लेक्चर था, जो आप चाह रहे थे कि 1 से 2 मैं बोलूँ, लेकिन वो पहले से फिक्स्ड था। तो थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रोफेसर अवस्थी सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद और योग पे अच्छा कार्य कर रहे हैं, और योग और आयुर्वेद इन दोनों विषयों के विद्यार्थियों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, ये आपने बताया। और आज के अपने पूरे व्याख्यान में सर ने रोग प्रतिरोधक क्षमता के विशेषकर जो आयुर्वेद का जो उसका दृष्टिकोण है, आयुर्वेद के चिंतकों का जो दृष्टिकोण है, जो कि आज के संदर्भ में बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है, उन सब तथ्यों को हमारे बीच में आपने रखा। साथ ही साथ आयुर्वेद के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित जो वास्तविक मान्यता है, उसको मॉडर्न साइंस के साथ कोरिलेट किया। ये बहुत ही एक अच्छा सुंदर प्रस्तुति हुई आपकी। इसके अलावा वर्तमान संदर्भ में किस तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता को उन्नतशील रखा जाए, स्वास्थ्य के स्तर को कैसे अच्छा रखा जाए, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे भी आपने सार्वजनिक ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद। आगे आने वाले समय में एक बहुत ही विस्तृत श्रृंखला के तहत हम लोग योग और आयुर्वेद विशेषकर भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ इनमें काम करने वाले हैं। तो आप जैसे वरिष्ठ जनों का मुझे सहयोग, संरक्षण और स्नेह चाहिए। हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, अनकंडीशनल सपोर्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। आज तीसरे गेस्ट स्पीकर के रूप में और डॉक्टर निधीश यादव जी हमारे बीच में वर्चुअल मोड पे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर निधीश यादव जी जैसे आयुर्वेद के स्नातक हैं, आपने BAMS किया है, उसके बाद आयुर्वेद में काम करने के साथ ही साथ MA योग किया आपने,